हमारा इकोलॉजी मॉड्यूल है, ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले क्लास में चर्चा हुआ था वेटलैंड के बारे में, यदि तुमको ठीक से याद है तो। और तुमने जो नोट्स भेजा था तो उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट जो भी रामसर साइट्स है सभी बताया था। और हाल फिलहाल में जो भी कश्मीर का ऐड किया गया था उसमें, लद्दाख रीजन का, और उसके बाद हमने कांवड़ लेक का ही बात किया, उसके बाद हमने सूर लेक का ही बात किया, हमने लोनार लेक का ही बात किया था। यस, तो वो सभी चीज़ हमने अध्ययन किया है। तो ये अभी भी ख़त्म नहीं हो वेटलैंड, आज वेटलैंड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने कल क्वेश्चन हमसे पूछ ही लिया कि सर स्टोरी क्या होता है, याद है तुमको? यस सर। तो देख लो, आज हम देख लेंगे हम सभी चीज़ के बारे में। मगर उससे पहले हम समझते हैं कि रूल्स, एक जो नियम है 2017 का, सो इम्पॉर्टेंट, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, यानी कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए क्या क्या नियम बने हैं। और 2017 में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना था भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या क्या चीज़ है तो सभी समझेंगे। ये एक निर्देश है स्टेट के लिए, और स्टेट उस चीज़ को क्या करेगा, आगे ले जाएगा, और स्टेट को फॉलो करना होगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो देखो वही बात है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the Wetland Conservation and Management Rules 2017 under the Environment Protection Act 1986। तुमको बात समझना होगा, देखो डोंट वरी, मैं बहुत तेज़ी से नहीं पढ़ा सकता हूँ इस चीज़ को, तुमको बहुत कुछ समझना होगा यहाँ पे। देखो पहले ये चीज़ को समझना होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये एक तुम्हारा स्टैट्यूटरी एक्ट है, पार्लियामेंट से बना हुआ एक्ट है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 तक है। शेड्यूल 1 में बताया गया कि जो एनिमल शेड्यूल 1 में रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आप कहीं किसी को हंट कर देते हैं, मार देते हैं तो फंस जाएंगे। फिर वो वाला राजस्थान वाला जो केस हुआ है सलमान खान का, आर यू गेटिंग मी? तो ऑन द सिमिलर लाइन, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑन द सिमिलर लाइन तुम्हारे पास एक दूसरा लॉ भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक नियम है, लॉ। इसी लॉ से डिराइव करके ये रूल बना है। रूल ऐसे नहीं बनता है, इट हैज़ टू बी डिराइव फ्रॉम द एक्ट। तो ये जो तुम्हारा आया है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, ये कहाँ से आया तुम्हारा? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिवोक करके, वहाँ से यूज़ करके, रिवोक नहीं, उसको वहाँ से इन्फ्लुएंस करके, वहाँ से लेके। अभी बात समझो, तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट का बात आएगा तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगा, जो कि अभी जावड़ेकर साहब है अभी प्रेजेंट। उस समय दूसरा कोई थे, उस समय जावड़ेकर साहब 2017-18 में क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्टर थे। पहले स्मृति ईरानी हुई थी, उसके बाद जावड़ेकर साहब आए थे। जब तुम्हारा रोहित बोमुला का जो केस हुआ था, शायद तुमको याद नहीं है नाम से, मैं बता रहा हूँ 17 का बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं बात करते हैं। तो देखो फीचर्स ऑफ द रूल्स, इसका क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बात समझो, नोडल अथॉरिटी एज पर द वेटलैंड रूल्स, द वेटलैंड्स अथॉरिटी विद इन अ स्टेट इज द नोडल अथॉरिटी। स्टेट का अपना नोडल अथॉरिटी होगा। नोडल मतलब सुप्रीम अथॉरिटी, जो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे, यानी कि हर एक स्टेट में एक ऐसा नोडल अथॉरिटी होगा जो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड के लिए काम करेंगे। समझ गए बात को? जो वेटलैंड रूल्स के हिसाब से वहाँ प्रोविजन है कि आपके पास स्टेट के पास वेटलैंड अथॉरिटी होना चाहिए, दैट इज द नोडल अथॉरिटी। नोडल अथॉरिटी यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी है। कुछ भी डिस्ट्रिक्ट पे चल रहा है, कुछ भी विलेज लेवल पे चल रहा है जहाँ वेटलैंड है, वो सभी खबर, सभी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा? नोडल अथॉरिटी। वही हमारा स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है। समझ गए बात को ना? यहीं से पावर, यहीं से क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगा, यहाँ कलेक्ट करेगा, उस हिसाब से प्रोग्राम और पॉलिसी चलेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ वेटलैंड्स। होप सो समझ में आ गया। फंक्शंस क्या, अथॉरिटी का काम क्या है? देखो, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल वेटलैंड इन द स्टेट या यूटी, स्टेट्स में हो या यूटी में हो, सभी में कितने हमारे स्टेट में कितने वेटलैंड है? कई स्टेट में, हमारा बिहार एक ही वेटलैंड, वो भी रामसर में डाला गया। वेटलैंड तो बहुत है, रामसर एक है केवल, वेटलैंड तो ऐसे बहुत सारा है। मैंने बताया था वेटलैंड का तो जो डेफिनेशन रामसर लिस्ट में था, तो बहुत बड़ा डेफिनेशन कर दिया, बॉडी वाला फीचर ला के। याद आया? तो अब देखो इसमें क्या काम है, वेटलैंड अथॉरिटी का क्या काम है? लिस्ट करेंगे जितने भी वेटलैंड हमारे स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में, उसके बारे में लिस्ट करेंगे फॉर रेगुलेशन अंडर द रूल्स, यानी कि रूल्स के अंदर, यानी कि 2017 रूल्स के अंदर जितने भी वेटलैंड है उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे लिस्ट। नंबर 1, डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी रेगुलेटेड एंड परमिटेड विद इन द नोटिफाइड वेटलैंड। नोटिफाइड मतलब क्या है? जिस चीज़ को लिस्ट बनाया गया, अपने जो लिस्ट तैयार किया गया बाय द नोडल अथॉरिटी, बाय स्टेट नोडल अथॉरिटी, वो क्या करेंगे कि कौन से एक्टिविटीज़ को हम परमिट करें
और कौन से एक्टिविटी को हम रिस्ट्रिक्ट करें। क्यों? कुछ एक्टिविटी तो ठीक है, नॉट बैड, क्योंकि इकोनॉमी वैल्यूज़ भी है उसका। हमारा कुछ एक्टिविटी तो बहुत ख़राब हो सकता है, जैसे हंटिंग, पोचिंग, वो तो ख़राब है, या कोई तरह का इंडस्ट्री बनना वेटलैंड के, तो वो तो पूरी तरीके से इलीगल घोषित करना चाहिए या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये सभी चीज़ प्रिपरेशन होता है वहाँ पे। समझ गए ना काम? कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो पूछ लेना अच्छे से, एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है। इशूइंग नेसेसरी डायरेक्शन फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स टू द रेस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब ये नोडल अथॉरिटी क्या करेगा? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो विलेज लेवल पे, जो तुम्हारा डिसेंट्रलाइज लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे, उसको क्या करेगा? ब्लूप्रिंट देगा, उसको डायरेक्शन देगा कैसे आपको कंजर्व करना है, कैसे सस्टेनेबल मैनेज करना है। यानी कि वेटलैंड को इतना बुरी तरीके से दिक्कत मत दो, इंटरफेरेंस मत करो कि वो ख़त्म ही हो जाए। तो उसके लिए जितने भी छोटे लेवल पे जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसको दिशा निर्देश देगा कि आप इसी तरह से करिए। समझ में आया ना? तो मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ तुमको, डोंट वरी, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, ओके, जरूरी है। तो इसमें क्या बात की है? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, ये पावर डिराइव करता है कहाँ से? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नोडल अथॉरिटी हो गए स्टेट अथॉरिटी, वेटलैंड अथॉरिटी होगा नंबर 1। इसका क्या काम होगा कि लिस्ट तैयार करना, क्या क्या हमारे पास वेटलैंड है, ये लिस्ट का यूनियन टेरिटरी का हुआ तो यूनियन टेरिटरी का नोडल अथॉरिटी करेगा ये चीज़, नंबर 1। दूसरा क्या करेगा? कौन सा एक्टिविटीज़ को वहाँ परमिट किया जाए और कौन सा एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स। नंबर 2, थर्ड क्या है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दिशा निर्देश देना कि कैसे आपको काम करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। कोई चीज़ मान लो बायोडाइवर्सिटी घट रहा है, तो ऐसा क्या चीज़ करोगे कि बायोडाइवर्सिटी कोई दिक्कत ना हो, यानी कि ऐसा क्या वेलफेयर मैकेनिज्म करोगे, ऐसा क्या मैनेज करोगे जिससे आपका बरकरार रहे वेटलैंड। क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बोला कि वेटलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक है, ये फॉरेस्ट से भी अच्छा चीज़ है इन टर्म्स ऑफ कार्बन सिंक, क्योंकि हमेशा कार्बन को अंदर रख लेता है हाइड्रोफिक सॉइल की वजह से। समझ गए? अब दूसरा देखो, इसका फीचर्स देखो, इस रूल्स का क्या क्या नियम है। ये तो तुमने सिंपल क्या देखा अभी, एक फीचर्स में तुमने नोडल अथॉरिटी देखा। दूसरा और देखो कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़, क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होगा, अभी जस्ट बोले थे ना सेकंड वाला, कोई प्रोहिबिटेड होगा कोई अलाउड होगा। तो क्या क्या चीज़ के लिए रोका जाएगा इसको? नंबर 1, सेटिंग अप एन इंडस्ट्री एंड एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। यदि कोई इंडस्ट्री वहाँ कोई चाहता है कि इंडस्ट्री बनाए, कॉर्पोरेट या कोई भी गवर्नमेंट भी, नो यू कांट डू इट। और जो यदि पहले से यदि वहाँ पे इंडस्ट्री है, क्या वो एक्सपांड करना चाहते हैं? नो यू कांट डू इट। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाएगा, हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा वेटलैंड्स का, उसको रिस्ट्रिक्ट करना। नंबर 1, डंपिंग सॉलिड वेस्ट और डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड एनी ह्यूमन सेटलमेंट। यानी कि कोई भी चीज़ को आप डिस्चार्ज कर देते हो, जैसे केमिकल्स निकलता है ना, वो हाईली टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, उसको वेटलैंड में कर दोगे तो उससे वेटलैंड का बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो जाएगा, वेटलैंड का तो खत्म हो जाएगा लाइफ। इसलिए यू कांट डू इट। आप डंप नहीं कर सकते सॉलिड वेस्ट को, आप डिस्चार्ज को, जो अनट्रीटेड डिस्चार्ज है, वाटर है, जिसको आपने ठीक से फिल्टर ही नहीं किया, उसको आप नहीं कर सकते हो। कोई भी इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स आ रहा है, वही चीज़ है। और ह्यूमन सेटलमेंट, जैसे मान लो सेप्टिक टैंक से तुम्हारा जो गंदा पानी आ रहा है, उसको आप नहीं कर सकते हो। आप तब कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी है इसमें लिखा नहीं है, आप तब कर सकते हो जब आप पूरा सेपरेट कर देते हो, मात्र वाटर रहता है, देन यू कैन डू इट, वो डैमेज नहीं पहुंचाएगा वेटलैंड्स को। ऐसे आप इनट्रीटेड सीवेज वाटर या एफ्लुएंट्स इंडस्ट्री से आप नहीं डाल सकते उसके अंदर, समझिए। इंक्रोचमेंट एंड कन्वर्जन फॉर नॉन वेटलैंड यूजेस, यानी कि आप प्रयास नहीं कर सकते हो, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो कि वेटलैंड को दूसरे यूजेस के लिए वो करो, कन्वर्ट करो। हो सकता है कहीं बोला कि ओ बहुत अच्छा वेटलैंड, यहाँ पे इंडस्ट्री बनाएंगे, यहाँ पे कुछ दूसरा खोलेंगे, नहीं, यू कैन डू इट, क्योंकि वेटलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान भी है। इसके अंदर क्या होता है, द रूल्स रिकमेंड द स्टेट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ईच नोटिफाइड वेटलैंड। जितने भी नोटिफाइड वेटलैंड है, जो नोडल अथॉरिटी तैयार किया कि ये एक्स है, वाई है, जेड है, उसके लिए आपके पास इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान होगा। हाँ, ये रूल्स के अंदर ही है तुम्हारा 17 वाला रूल्स में। उसमें क्या कि जितने भी वेटलैंड आप स्टेट अथॉरिटी तैयार किया है, स्टेट नोडल अथॉरिटी जो तैयार किया है या यूनियन का नोडल अथॉरिटी तैयार किया है, क्या है प्लान ऑफ एक्शन, उसके मैनेजमेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या है आपके पास ब्लूप्रिंट। द प्लान रिफर्स टू अ डॉक्यूमेंट, इसमें तुम्हारा डॉक्यूमेंट भी होगा। कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? इन्फोर्सिंग द रूल्स, कैसे नियम लगाओगे वहाँ पे, क्या ब्लूप्रिंट है। अब जो नियम कायदा आप वहाँ पे करने वाले वेटलैंड में लगाने वाले हो, कैसे लगाओगे, उसका है तुम्हारा इन्फोर्सिंग द रूल्स। The wetland authorities are responsible for ensuring the enforcement of wetland rules and other relevant acts, rules and regulation। इसलिए बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए जो वेटलैंड अथॉरिटीज है, चाहे स्टेट के हो चाहे यूनियन टेरिटरीज का, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है
कि जो जो रूल्स लगना चाहिए, और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है तुम्हारे पास, हो सकता है स्टेट का अपना भी एक्ट हो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ये तो तुम्हारा सेंटर का हुआ, ये तो पार्लियामेंट का हुआ, स्टेट का भी अपना अपना होता है। ये सभी नियम कायदे, सभी रूल्स रेगुलेशंस और तुम्हारे 2017 का इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से नोडल अथॉरिटी, दैट इज स्टेट नोडल अथॉरिटी ऑफ वेटलैंड के पास, चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन टेरिटरी का हो। होप समझ गए। तो अब चलो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक करते हैं हिस्ट्री। हाँ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देख लो पहले मैप ही देख लो, नीचे देख लो, ग्राफ देख लो, ग्राफ बोले सॉरी ग्राफ आदत हो गया है, फिगर देख लो, ग्राफ फिगर देखो, ये फिगर में देखो, देखो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखो रिवर जब ओशन से मिलता है, सी वाटर से मिलता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं। अब तुमको एक चीज़ देखना होगा, देखो काम जो एरिया रहता है जी, देखो जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया बहुत काम रहेगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया, यहाँ टर्बुलेंस रहेंगे, मगर यहाँ पे क्या है कि लैंड है, वेजिटेशन है और बीच में एरिया क्या है वो काम रहेगा, बीच में जो वाटर बॉडी होगा वेजिटेशन के बीच में जो होगा वो काम रहेगा, और यही कम्बिनेशन हिस्ट्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो ये वाला देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा फिगर क्या है कि ये तुम्हारा सी बॉडी है, देखो यहाँ पे सी बॉडी है और ये क्या है काम बॉडी है। समझ गए ना ये चीज? कहने का मतलब क्या हुआ, ये सभी ब्रैकिश वाटर है, क्योंकि रिवर वाटर क्या हो रहा है, सी वाटर से मिल रहा है, इसलिए सेमी सलाइन वाटर होगा, ब्रैकिश वाटर होगा। कुछ कुछ इसमें क्या क्या क्वालिटी हो गए, सी सलाइन वाला भी कैरेक्टर होगा, साथ साथ तुम्हारा प्योर वाटर भी रहेगा, यानी कि रिवर वाटर मतलब फ्रेश वाटर भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और हिस्ट्री भी एक क्या है, वेटलैंड है। जैसे इकोटोन एक वेटलैंड है, मैंग्रोव से एक वेटलैंड है, मैंने बताया था वेटलैंड का परिभाषा बहुत बड़ा होता है। तो देखो ऊपर देखो, तो हिस्ट्री का प्लेस वेयर अ रिवर ऑफ स्ट्रीम ओपन्स इनटू द सी, सही बात है ना, जहां रिवर, जो रिवर या फिर स्ट्रीम, ठीक है, एक तुम्हारा रिवर है जहां पे वो किससे मिलता है, ओशन से मिलता है, और जो रिवर जब ओशन से मिलता है उसी को बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर, मुंह मतलब क्या हुआ कि जहां पे रिवर मिल जाएगा सी से, माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं उसको, समझे? अब देखो इसमें क्या है कि इट इज अ पार्शली इनक्लोज कोस्टल एरियाज, देखो नीचे कोस्टल एरियाज है कि नहीं है, कोस्टल एरिया, क्योंकि कोस्टल एरिया में ही मैच करेगा, तो ये तुम्हारा या तो पार्शली तुम्हारा क्या कोस्टल एरियाज में होगा और वहां पे ब्रैकिश वाटर होगा, ठीक है, और वन और मोर रिवर्स क्या वहां पे तुम्हारा फ्लो हो रहे होंगे, यानी कि एक रिवर इधर से आ रहा है, एक रिवर इधर से आ रहा है, एक तरफ तुम्हारा सी बॉडी है और वहाँ पे कोस्टल एरिया, क्योंकि सी बॉडी है तो कोस्टल एरिया है, इस तरह मंजर होगा। डायग्राम देख लो यहाँ पे, देखो अलग अलग जगह से तुम्हारा रिवर है ना, अलग अलग जगह से तुम्हारा रिवर है और तुम्हारा उसी वाटर से मैच किया है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कितना भी रिवर हो सकता है, क्यों, आफ्टर ऑल रिवर जाके कहाँ मिलता है, बिल्कुल सी में, और सी पूरी तरीके से तुम्हारा एक्सटेंशन पार्ट किसका है, ओशन का। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, इट इज अ पार्शली इनक्लोज कोस्टल एरिया ब्रैकिश वाटर, ये पूरा इनक्लोज किससे, कोस्टल एरिया ऑफ ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक या तुम्हारा दो वाटर बॉडीज यानी कि रिवर वाटर बॉडीज मैच कर रहे हैं ओशन से और सी बॉडी से। देखो एट द हिस्ट्री ऐसा क्या होता है हिस्ट्री में कि फ्रेश वाटर कैरिंग फर्टाइल सिल्टेशन होता है कि नहीं होता है। देखो रिवर क्या अपने साथ सिल्ट लेके आता है ना, बलुआ वाला लेके आता है ऊपर से, ये बहुत लंबा जर्नी करता है तो सिल्ट लेके आता है और रन अप फ्रॉम द मिक्सेस विद द, और यही चीज़ तुम्हारा सॉल्ट वाटर के साथ सी वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए तुम देखो वहाँ बलुआ बिंज मिल जाएगा तुमको। देखो यहाँ पे देखो कितना बढ़िया ये डायग्राम में तुम्हारा बलुआ दिया गया है, देखो यहाँ पे सिल्ट वाला ये देखो रे, ये कलर देख रहे हो, यही है बिल्कुल, यहाँ से रिवर आ रहा है मैच कर रहा है, ये ओशन है, सॉरी सी है, सी बॉडी है, तो ये तुम्हारा यहाँ मैच कर गया और सिल्टेशन यहाँ पे दिखेगा तुमको कोस्टल एरियाज में। तो वहीं एक बार पढ़ो अच्छे से कि एट द स्टोरीज फ्रेश वाटर कैरिंग फर्टाइल सिल्ट है जी, एकदम फर्टाइल है क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो बहुत फर्टाइल रहेगा, एंड रन अप फ्रॉम द लैंड मिक्सेस विद, जो लैंड से बहता हुआ आ रहा है वो मिक्स हो जाएगा तुम्हारा सॉल्टी वाटर से। स्टोरी फॉर्म अ ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन जोन होगा, इसी को इकोटोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन मतलब क्या है, एक रिवर इकोसिस्टम है, एक तुम्हारा मैरीन इकोसिस्टम, मैरीन मतलब सी वाला, ये तुम्हारा रिवर इकोसिस्टम मतलब जो रिवर से आ रहा है तुम्हारा, यानी कि स्टोरीज एक तरह से ट्रांजिशन जोन है, हाँ, एक रिवर सिस्टम का, एक मरीन सिस्टम का। स्टोरीज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय टाइडल एक्शन, सही बात है ना, स्टोरी तो पूरा इंपैक्ट हुआ टाइडल एक्शन, क्यों, क्योंकि सी में टाइडल एक्शन देखने को मिलता है तुमको। अब देखो होता क्या है, बहुत अच्छा बोला है यहाँ पे, देखो जब होगा क्या कि मान लो कि टाइड आया, हाई टाइड क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द
अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून के बीच में वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल बनता है, जिसकी वजह से तुम्हारा समुद्र का पानी उठ जाता है कि नहीं है। अब जब समुद्र का पानी उठता है तो जो तुम्हारा, देखो होता क्या है, बहुत खतरनाक चीज़ होता है यहाँ पे, रिवर है, रिवर से तुम्हारा पानी चल रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे कोस्टल एरियाज में स्टोरी बना देगा, और यहाँ तुम्हारा पूरी तरीके से सी है, तो सी में टाइड्स आ रहा है, जब सी में टाइड्स आता है और ये फ्लो इधर हो रहा है, तो सी में टाइड होगा तो इसके ठीक डायरेक्शन में इधर जाएगा, और कभी कभी टाइड इतना स्ट्रांग होता है कि 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर के ऊपर ये रिवर वाटर से ऊपर ट्रेवल करते हुए सी वाटर 4 से 5 किलोमीटर उसके टेरिटरी के अंदर घुस जाता है, और वो भी सलाइन कर देता होगा। आर यू गेटिंग मी, समझ में आया ना। तो देखो वही चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे कि क्या कि स्टोरीज आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइडल एक्शन, दे आर पीरियडिकली वॉश्ड बाय सी वाटर वंस और ट्वाइस अ डे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइड्स। कितना बार जाएगा, जितना बार नंबर ऑफ टाइड्स होगा उतना बार वो अंदर जाएगा, और होता है ऐसा, दिन में 2 बार होना तो फिक्स है, हाँ होता है। इन सम नैरो स्टोरी टाइडल बोर्ड्स, हाँ यही तो है टाइडल बोर्ड्स के बारे में मैंने बोला ना, टाइडल बोर्ड्स यही है, टाइडल बोर्ड्स कि टाइड्स के वजह से क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम का फ्लो इधर है, इसके ठीक अपोजिट में तुम्हारा सी वाटर का जो टाइड्स है वो ठीक उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर, इसी को बोलते हैं टाइडल बोर्ड्स। तो देखो यही बोल रहा है कि जहाँ पे नैरो स्टोरीज है, स्टोरीज क्या है, छोटा पतला संकरा वाला स्टोरीज है, वहाँ पे टाइडल बोर्ड्स क्या बहुत सिग्निफिकेंट हो गए, और ये टाइडल बोर्ड्स की वजह से बहुत डैमेज पहुँच जाता है स्टोरी। क्यों, अरे भाई यहाँ पे तुम्हारा एक खतरनाक बड़ा तुम्हारा पानी आएगा इतना लगातार स्पीड से, इसका जो भी बायोडाइवर्सिटी उसको तो खत्म कर देगा ये, क्योंकि तेजी से पानी आएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, वो तो एक तरह से यदि लैंड पे होता तो फ्लड माना जाता, हाँ क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है, इधर का टेम्परेचर कुछ और है, इधर का टेम्परेचर कुछ और है, और जानते हो कि मरीन ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो भी है वो थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होगा चल देगा ऊपर। तो वही बोला जा रहा है देखो कि टाइडल बोर्ड अकर्स अलोंग अ कोस्ट, वहाँ पे होता है जहाँ पे रिवर एम्प्टी हो जाता है ओशन या सी में, यानी कि स्टोरी में, समझ गए ना। A tidal bore is a strong tide that pushes up the river against the flow of river, समझे ना, यदि रिवर इधर से आ रहा है तो इसके ठीक अगेंस्ट जाएगा डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द टाइड, हाई उठ गया तो टाइड तुम्हारा रिवर का वाटर से ऊपर जा रहा है वो, और उसके टेरिटोरी में चला जाता है, रिवर सिस्टम के टेरिटोरी में चला जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्यों, क्योंकि भाई इसका सिस्टम कुछ और है, इसका सिस्टम कुछ और है, तो सिस्टम डिफरेंट होने की वजह से इसका जो मरीन ऑर्गेनिज्म इसका जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको खत्म कर सकता है ये। इसलिए इस स्टोरी में कोई पूछेगा कि टाइडल बोर्ड क्या है तो बता देना बढ़िया से। तो देखो अब आप देखो इस डायग्राम में आप देखो, तो डायग्राम में मैं तुमको यदि मैं बताऊं, देखो बोला नहीं यहाँ पे नैरो क्या बोला गया है, नैरो स्टोरी के बारे में बोला गया है। तो देखो ये बेस्ट एग्जांपल है सेकंड वाला, देखो यहाँ पे मान लो कि तूफान उठेगा, लेट से यहाँ पे तो टाइड्स उठेगा, तो अचानक क्या करेगा, देखो इस तरफ डायरेक्शन चला आएगा, यानी कि इसके टेरिटोरी में घुस जाएगा अंदर, क्योंकि नैरो है कि नहीं, पतला वाला संकरा वाला है, हाँ इसके ऊपर चला जाएगा, रिवर का जो फ्लो है उसके ऊपर से वो चला जाएगा, वो 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है, इतना उसका स्ट्रेंथ है। अब तो समझ में आ गया होगा स्टोरी। अब तो जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है स्टोरी का, इतना कुछ जाना तुम कि रिवर, ये जाना कि एक रिवर हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, जो माउथ ऑफ द रिवर कहलाएगा कब, जब वो ओशन से मैच कर जाएगा या फिर सी से मैच कर जाएगा, हाँ ओशन सी कह सकते दोनों, समझे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना क्या हो रहा है, अभी जैसे बताए थे टाइडल बोर हो रहा है, और ये एक तरह से वेटलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, टाइडल बोर आने की वजह से बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो सकते हैं, स्पेशली रिवर सिस्टम का। अभी इंपॉर्टेंट समझते हैं, देखो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, क्यों वेटलैंड है तो बर्ड्स आएंगे वहाँ पे, बर्ड्स तो आना ही है, मैमल्स रहते हैं, फिश बहुत तरह का फिश रहते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिश भी रहते हैं वहाँ पे, यानी कि फार्मर्स लोग हैवीली डिपेंडेंट है वेटलैंड के ऊपर, यानी कि स्टोरी के ऊपर, समझे। एंड अदर वाइल्ड लाइफ भी रहते हैं, क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी है, दूसरा भी आ जाएगा रहने के लिए, क्योंकि वही फूड चेन, उसको खाना है, तो खाने के चक्कर में लोग से दूर से उड़ के आ जाएगा वहाँ पे। तो वही बोला जा रहा है कि थाउजेंड्स स्पीसीज ऑफ बर्ड्स रह सकते हैं वहाँ पे, मैमल्स हो सकते हैं, फिश हो सकते हैं, और अदर वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं, जो पूरी तरीके स्टोरी हैबिटेट पे डिपेंडेंट है, लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस के लिए। अब देखो ये आइडियल कंडीशन है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ऊपर से उड़ के जो आ जाता है रेस्ट करने के लिए, लंबा जर्नी में वहाँ आराम से रेस्ट करेगा, क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाएगा, कंडीसिव इन्वायरमेंट मिल जाता है वहाँ पर उसको। ऑल्सो स्टोरीज हैज अ वेरी डिफरेंट वेव एक्शन, इसका डिफरेंट वे, देखो ये प्रोवाइड्स अ काम, ये काम है कि नहीं है, जस्ट बताए थे ना ऊपर, देखते हो कि रिलेटिवली बहुत काम है, क्योंकि वेजिटेशन से घिरा हुआ है वो तो बहुत काम रहता है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये बहुत ही क्या रहता है, इट प्रोवाइड्स अ काम एंड प्रोटेक्टेड स्पॉनिंग प्लेस। स्पॉनिंग प्लेस मतलब क्या होता है,
स्पॉनिंग प्लेस का मतलब होता है कि वहां पे क्या कर सके, बर्ड्स जो एग देता है उसको क्या थैचिंग बोलते हैं, बिल्कुल वही है तुम्हारा स्पॉनिंग प्लेस। मतलब क्या कि जहाँ पे बर्ड अपना अंडा दे सकते हैं, समझे ना, एग दे सकते हैं, लेइंग एग्स जो इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि वहाँ पे एग अपना दे सकते हैं क्योंकि काम एरिया है। फॉर मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सो स्टोरीज आर ऑफन कॉल्ड द नर्सरीज ऑफ द सी, इसलिए इसको नर्सरीज ऑफ द सी भी कहा जाता है कि सी का एक हिस्सा है मगर वहाँ पे बहुत सारे प्रजाति के लिए वो ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। नर्सरी समझते हो ना, जहाँ से स्टार्ट होगा कोई भी चीज़, बोलते हैं नर्सरी, यानी कि एजुकेशन का वहाँ से ब्रीडिंग हो रहा है, जन्म हो रहा है, सी का ये नर्सरीज है। स्टोरीज अब इंपॉर्टेंट बहुत कमर्शियल वैल्यू है जी, ये टूरिज्म में काम आता है, लोग आते हैं फिशरीज के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, चलो गोवा चलते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, यस माइंड फ्रेश करने के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। कब जाओगे हमको भी बता देना, हम लोग गए थे कि नहीं गए थे काबर लेक, वो अलग बात है। द प्रोटेक्टेड कोस्टल एरिया कोस्टल वाटर्स ऑफ स्टोरीज ऑल्सो सपोर्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हार्बर्स एंड पोर्ट। देखो कितना बढ़िया बात बोला है कि जो प्रोटेक्टेड कोस्टल वाटर्स है स्टोरीज का जो आप वाटर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है हार्बर्स के लिए, पोर्ट्स के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहाँ पे पोर्ट रहता है क्योंकि वो कोस्टल एरियाज है, और बहुत बड़ा भी कोस्टल एरियाज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कोस्टल एरिया होगा तो जरूरी नहीं कि आप रख पाओगे, फेवरेबल है पोर्ट्स के लिए, तो वहाँ पे पोर्ट्स रह सकता है, यानी कि बंदरगाह जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकता है। स्टोरीज आज मोस्टली हैविली पॉपुलेटेड एरियाज थ्रू होता है। स्टोरीज ऐसा है कि बहुत पॉपुलेटेड एरियाज, वहाँ पे लोग आसपास बहुत लोग रहते हैं, लगभग तुम्हारा वर्ल्ड में देखो तो 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन तुम्हारा वो स्टोरी के आसपास ही रहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल डेल्टास। फर्टाइल है जी, एलुवियल सोइल है, एलुवियल सोइल रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। लोग तुम देख लो पूरा, अभी देख लो तुम आंध्र प्रदेश से, यार देखो गंगा इधर जीतने के लिए नीचे आंध्रा लोग, सतामनास लोग कितना फाइट किए हैं कावेरी को जीतने के लिए, नीचे जीतने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई उसको जीतोगे तो ओशन आएगा, ओशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो यही बोला कि 60% दुनिया का 60% आदमी तुम्हारा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फर्टाइल सोइल। फर्टाइल क्यों? क्योंकि रिवर आ रहा है लेके, सिल्ट को लेके आ रहा है, तो वहाँ फर्टाइल सोइल बनेगा वहाँ पे, इसलिए 60% वर्ल्ड का आदमी लोग स्टोरीज के आसपास रहते हैं। काम एरिया बिल्कुल, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत हो जाएगा वहाँ पे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी उतना है। द इकोनॉमी ऑफ मैनी कोस्टल एरियाज इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द नेचर ब्यूटी। जो इकोनॉमी है यहाँ का, जो अर्थव्यवस्था वो नेचर ब्यूटी पे टिका हुआ है। नेचर ब्यूटी मतलब क्या है? टूरिज्म के लिए और फ्रेशनेस के लिए। फ्रेशनेस कितना जरूरी है हेल्थ के लिए। व्हेन दोस नेचुरल रिसोर्सेज आर डेंजर, जब ऐसा डेंजरस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग का लाइवलीहुड, बहुत सारे लोग का जीवन पूरी तरीके से डेंजर में है। यदि इस चीज़ कुछ हुआ तो जो 60% जो पॉपुलेशन बोलो इतना बड़ा आंकड़ा दे रहे हो वो भी डेंजर में है, यानी कि ईश्वरी को बचाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ईश्वरी को बचाना मतलब वेटलैंड को बचाना इंपॉर्टेंट है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो व्हेन दोस नेचुरल रिसोर्सेज आर इन डेंजर द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन देम इज ऑल्सो इन डेंजर। जो पूरी तरीके से निर्भर करता है तुम्हारा किसके ऊपर? ईश्वरीज के ऊपर, उसका भी लाइवलीहुड बहुत क्या है, संकट में है, डेंजर में है। द वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन एन स्टोरी एक्ट एज अ बैरियर। देखो क्या गजब बात बोल दिया है। टू चेक द विंड स्पीड ड्यूरिंग द साइक्लोन एंड स्टॉर्म सर्ज। बोला है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होगा, अभी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मैंग्रोव भी है। मैंग्रोव मतलब क्या होता है? मैंग्रोव का मतलब होता है कि वो प्लांट जो तुम्हारा वाटर बॉडी में भी उग सकता है, हाँ खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसका स्पेशल कैरेक्टर होता है, डिफरेंट कैरेक्टर होता है। बात करेंगे अभी सुंदरबन डेल्टा का बात करेंगे हम लोग इसी क्लास में। तो बोला है कि जो इस स्टोरी में आपका मैंग्रोव्स प्रेजेंट है, ऐसा प्लांट जो कि प्लांट पानी में आपका वो सर्वाइव कर सकता है, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्म सर्ज मतलब क्या होता है कि साइक्लोन वगैरह आता है, तो साइक्लोन जब आता है तो क्या होता है, वेव्स बड़ा बड़ा आता है कि नहीं आता है? कि आप देखते हो उड़ीसा में बहुत बड़ा साइक्लोन आता है, अम्फान साइक्लोन के बारे में बात करते हैं इस क्लास में, निसर्ग साइक्लोन का बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। एक्चुअली लोग जो मरते हैं वो स्टॉर्म सर्ज से मरते हैं, साइक्लोन से भी ज़्यादा, क्योंकि जो बड़ा बवंडर आता है पानी का वो पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देता है। तो यदि तुम्हारा इस स्टोरी के अंदर यदि मैंग्रोव्स रहे, हाँ, तो जो इतना बड़ा तुम देखते हो स्टॉर्म सर्ज, जो साइक्लोन सर्ज देखते हो, उसको रोक देता है। वो इतना पावर होता है मैंग्रोव्स में, समझे, फ्लड व्लड को रोक देता है। तो यही बोला है तुम्हारा कि ये विंड स्पीड को चेक करता है, चाहे साइक्लोन के टाइम में हो चाहे स्टॉर्म सर्ज के टाइम में हो। समझ गए बात को? आगे देखते हैं। तो आ गया तुम्हारा फेवरेट टॉपिक मैंग्रोव्स। एक मॉड्यूल हमने खत्म कर दिया, समझे, 1 मॉड्यूल आई हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड मॉड्यूल। देखो मैंग्रोव्स क्या होता है। देखो
मैंग्रोव्स तुम्हारा लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। लिटोरल का मतलब क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं उसको लिटोरल बोलते हैं, लिख लेना कहीं पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारी इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होता है लिटोरल। लिटोरल का मतलब क्या है कि जो कोस्टल एरियाज में जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाया जाएगा वही तो मैंग्रोव्स है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, वाटर बॉडीज में पाया जा रहा है ऐसा फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो कि आपके वाटर बॉडीज में पाया जा रहा है और कोस्टल एरियाज के निकट है, पास है। ये हमेशा एवरग्रीन होता है, डेट ग्रो, ये कोस्ट में हो सकता है या स्टोरी में हो सकता है, जैसे बात किए थे ना, स्टोरी में भी हो सकता है जहाँ पे 2 रिवर या 1 रिवर तुम्हारा ओशन या तुम्हारा सी से मिलता है, उस समय भी तुम्हारा स्टोरी वहाँ पे रह सकता है, साथ साथ ओनली कोस्ट में भी रह सकता है। इसका मैंग्रोव्स का बहुत अलग अलग तरीके से रह सकता है। देखो दूसरा क्या है कि तुम्हारा बैक वाटर में भी रह सकता है। बैक वाटर का मतलब क्या होता है, कोस्टल वाटर्स हेल्ड ऑन लैंड, यानी कि कोस्ट का एरिया, कोस्टल वाटर लैंड में मिलता है तुमको, क्यों लैंड सटा हुआ है। जैसे तुम ईस्टर्न घाट का बात करोगे, केरला का अभी डायग्राम आएगा, केरला का बात करोगे तो केरला तो बहुत निकट है तुम्हारा अरेबियन सी से, तो वो तुम्हारा जो कोस्टल वाटर है वो लैंड के अंदर घुस जाता है, समझे ना। तो जब लैंड के अंदर जब चला जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, तो उस समय भी तुम्हारा मैंग्रोव्स वहाँ पे कल्टीवेट हो सकता है, मैंग्रोव्स अपने आप वहाँ आ सकता है। ये सब कंडीसिव इन्वायरमेंट है, ये वो सब जगह है जहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अभी बताऊंगा, सबसे लास्ट तुम्हारा डायग्राम वही है, मैंग्रोव्स का कहाँ कहाँ पाया जाता है हिंदुस्तान में। होप सो समझ में आ गया। मार्सेस याद करो, बताए थे, बताओ क्या है। वेटलैंड में बताए थे, टाइप्स में इनलैंड बताए थे और तुम्हारा कोस्ट लैंड में बताए थे। तो इनलैंड में भी होता था मार्सेस, क्या होता था मार्सेस, स्वैम्प्स और मार्सेस बताए थे, याद करो क्या होता है। जहाँ पे स्मॉल वेजिटेशन होते थे, एक बार चेक कर लेना जाके। और टाइडल क्रीक, देखो टाइडल क्रीक्स, सर क्रीक देखे हो ना तुम, गुजरात वाला ऊपर एरिया सर क्रीक है जो तुम्हारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, जिस पे डिस्प्यूट था, कहीं बताया था मैंने क्लास में। यस, क्रीक का मतलब क्या होता है, क्रीक का मतलब होता है कि तुम्हारा जो लैंड है वो अनइवन नहीं है, लैंड तुम्हारा क्या कि ओशन में जाके या सी में जाके टच कर गया। जैसे एग्जांपल देखो, ये वाला देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है, ये वाला, ये वाला, ये देख रहे हो, ये वाला अनइवन है कि नहीं, ये थोड़ा सा टुकड़ी जाकर ओशन में मैच कर गया कि नहीं कर गया, गुजरात का ऊपर वाला पोर्शन, इसी को क्रीक बोलते हैं, समझे बात को। और इस समय यहाँ पे भी तुमको मैंग्रोव्स का दिख सकता है, मैंग्रोव्स का तुम्हारा हैबिटेट्स दिख सकता है यहाँ पे, सो इम्पोर्टेंट। तो यही बोला गया। और देखो सबसे बड़ी बात है कि मैंग्रोव्स का, यदि मैं लैटिट्यूड का बात करूँ तो मैंग्रोव्स तुम्हारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन दोनों में पाए जा सकते हैं। इसका मैं प्रिसाइजली तुमको बोलूँ तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। 25 मतलब क्या, देखो 23.5 क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। 25 है जिसका मतलब क्या है, वो सब ट्रॉपिकल जोन को भी छुआ है, क्योंकि 23.5 ही तक ट्रॉपिकल जोन होता है। आई होप ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुमको। देखो 23.5 ये वाला, और नीचे तुम्हारा इधर से तुम्हारा जो पास करता है ऑस्ट्रेलिया को, ये ट्रॉपिकल जोन कहलाते हैं। 23 डिग्री हाफ से ऊपर हो जाता है तो उसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो मैंग्रोव्स वर्ल्ड में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द मैंग्रोव्स, लगभग सब मैंग्रोव्स ये 25 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ तक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस ट्रॉपिकल भी है साथ साथ सब ट्रॉपिकल भी है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा 23.5 को थोड़ा सा ऊपर गया कि नहीं गया, उससे थोड़ा ऊपर गया, इसलिए वो सब ट्रॉपिकल भी है। समझ में आ गया ना जी, आगे बढ़ो। देखो तो बैक वाटर क्या होता है, यहाँ पे तुमको समझने के लिए बोला गया। देखो अभी जस्ट बोले थे तुमको कि देखो बैक वाटर सब केरला, एग्जाम्पल एक केरला का उदाहरण देकर बताया तुमको, अभी जस्ट ऊपर आया था ना कि मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है। देखो कि सिंस मैंग्रोव्स आर लोकेटेड बिटवीन द लैंड एंड सी, सही बात है ना, क्योंकि ये ट्रांजिशनल जोन में रह सकता है। इसको इकोटोन बोलते थे तुम लोग, है कि नहीं है। इकोटोन मतलब क्या होगा, ट्रांजिशन, दो अलग, या तो फिर रिवर सिस्टम हो, मरीन सिस्टम हो, या फिर लैंड सिस्टम हो, एक्वेटिक सिस्टम हो, दो अलग होना चाहिए। तो वही बोला है कि सिंस मैंग्रोव्स आर लोकेटेड बिटवीन द लैंड एंड सी दे रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन। तो इसलिए वो इकोटोन है, यानी कि ट्रांजिशन जोन है। मैंग्रोव्स भी खुद क्या है, ट्रांजिशन जोन है, और ये वो खुद एक वेटलैंड है। देखो मैंग्रोव्स, अब मैंग्रोव्स क्या है समझो, बैक वाटर समझे, यहाँ पे लिख तो दिया है, मैं बताया नहीं है। देखो बैक वाटर क्या हुआ कि सी का एरिया सब, सी का वाटर सब क्या हो रहा है, तुम्हारा लैंड में जाके पेनिट्रेट कर रहा है और वहाँ पर कंडीसिव इन्वायरमेंट बना रहा है, किसके लिए, मैंग्रोव्स को वो करने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। अब देखो बोला कि मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट क्या है, तुम्हारा ट्रीज है, बिल्कुल बात है। यदि वो सॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता तो कैसे वो सी के आसपास पाया जाता, सी में क्या होता है, ऑल अबाउट सलाइन, जाहिर सी बात है कि वो सॉल्ट ऐसे नॉर्मली
सॉल्ट वाटर में नहीं उग सकता है प्लांट्स, ये डिफरेंट होता है, समझे। इसीलिए इसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मतलब ही होता है कि तुम्हारा सलाइन नेचर को लव करने वाला प्लांट्स, दैट इज हेलो, क्या बोलते हैं इसको, हेलोफाइट्स बोलते हैं। तो मैंने जस्ट बोला है तुमको ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स दोनों में रह सकते हैं, 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 साउथ। इसका मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं किया तुमको, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। अब देखो दूसरा, देखो क्या ऐसा खास बात है कि मैंग्रोव सर्वाइव कर लेता है, ये सबसे बड़ा रहस्यमय चीज़ है। तुमको रहस्यमय मतलब ये सबसे अलग चीज़ है, पिक्यूलियर चीज़ है बाकी प्लांट्स से। इसका कुछ खास कैरेक्टर होगा तभी तो पानी के अंदर सर्वाइव कर लेता होगा। देखो क्या है इसका, इसको चाहिए इंटेंस सोलर रेडिएशन, तो यही कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है। यही कारण है कि सब ट्रॉपिकल में भी बहुत ऊपर नहीं आता है, बहुत ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, समझ गए ना। क्योंकि ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है तुमको पता है, ज्योग्राफिक आइडिया है कुछ कुछ तुमको। 23.5 डिग्री जो है तुम्हारा, बात समझो, और 23 डिग्री हाफ तुम्हारा जो साउथ का है या फिर नॉर्थ का है, वो एरिया की जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ सकता है। बाकी ऊपर जाओगे सनलाइट कभी डायरेक्ट नहीं पड़ता है। ज्योग्राफी बेसिक पढ़ाएंगे तो समझ जाओगे टॉपिक ऑफ कैंसर का रेलेवेंस क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकन का रेलेवेंस क्या होता है, तो समझ जाओगे उस समय तुम लोग। हालांकि मैं ये क्लास कवर कर चुका हूँ यहाँ पे, बात समझो यहाँ पे। चूंकि मैंग्रोव्स को इंटेंस सनलाइट चाहिए, यही कारण है कि मैंग्रोव्स पूरी तरीके से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे तुम्हारा सनलाइट ज़्यादा आता है। नंबर 1 समझ गए ना बात को। दूसरा क्या है, क्यों चाहिए इसको इंटेंस सोलर रेडिएशन, क्यों चाहिए? ताकि वो सलाइन वाटर जो है वो फिल्टर कर सके अपने रूट से, यानी कि रूट जो उसका रूट है, नीचे रूट है, रूट से सलाइन वाटर फिल्टर करेगा। तो ऐसे सलाइन वाटर में नहीं रह सकता वो क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या करता है, रूट से सलाइन वाटर को फिल्टर करता है, ताकि वहाँ पे इन्वायरमेंट बनाता है जीने का। अदरवाइज यदि सनलाइट नहीं मिलेगा ना तो फिल्टर नहीं कर पाएगा वो, और नहीं फिल्टर कर दिया तो वहीं पे खत्म हो गया, वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज दे रिक्वायर्ड टू फिल्टर सलाइन वाटर थ्रू द रूट्स, दिस एक्सप्लेन्स वाई मैंग्रोव्स आर कन्फाइंड। यही तो रीजन है कि क्यों ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर्स में तुम्हारा पाए जाते हैं, क्यों उसको इंटेंस सोलर रेडिएशन चाहिए फिल्टर आउट करने के लिए। हाँ, नहीं तो ऐसे वो नहीं है, क्योंकि सलाइन से उसको बचना होता है, वो फिल्टर कर लेता है नीचे। देख लो डायग्राम बहुत अच्छा भेजे है, देख लो तुम 25 से 20 वो है तुम्हारा। जाओ उधर देखो, वहाँ से देखो तुम लैटिट्यूड देखो, वहाँ पे जाके चेक करो, और ये ले लो मोबाइल ले लो और चेक करो उसमें कितना सही बात है। 25 डिग्री देखो, वहाँ पे काट के देखो, नीचे भी जाके देखो। कन्फाइंड हो गया, नीचे जाओ, साउथ में जाओ, उधर से देख लो, उधर डायग्राम बना है, उधर से देख लो। हाँ, न्यूजीलैंड से देख लो, उस तरफ से 25 डिग्री साउथ देखो, इधर से देख लो ना, इधर से। हाँ, नीचे देखो, वो हो गया नॉर्थ, नीचे जाओ, साउथ में भी होगा, नीचे जाओ। लैटिट्यूड देखो इधर से, नहीं लैटिट्यूड ही बोल रहे हैं जी, ये 25 डिग्री नॉर्थ हुआ ना, ये तो ये नॉर्थ देखे तो साउथ देखो ना जी, ये वाला यहाँ से ये वाला काटा तो देखो यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डायग्राम नीचे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ से देखो 30 से तुम्हारा डिक्रीज होते चला जाएगा, इधर देखो यानी कि 25 यहाँ आ गया, काटा देखो देखो देखते जाओ, ये हो गया बस। मोस्टली क्या लाइक किया कि नहीं किया, मोस्टली देखो ये लाइक किया, यहाँ भी काटा, ये काटते काटते गया, बस एक थोड़ा सा एरिया ही नीचे आया, एक्स्ट्रा आया, तो मैंने बोला ही कि मोस्टली तुम्हारा लाइक कर देता है यहाँ पे, समझ गए ना। बैठ सकते हो, तो यहाँ पे देख लो कहाँ कहाँ मैंग्रोव्स पाया जाता है वर्ल्ड वाइड, बस वही तुमको मैंग्रोव्स को पहचानना होगा। 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ। तो देखो अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इतना पढ़ रहे हो, क्यों इसको जानना चाहते हो कि इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि मैंग्रोव्स शोर लाइन को बचाता है, जहाँ पे भी वो कोस्टल एरियाज में है ना जी, इधर से बोले ना टाइड आ रहा है उड़ के, हाँ साइक्लोन आ रहा है, सर्ज हो रहा है, सर्ज मतलब अचानक पिक ले रहा है, और ये क्या है, रोक देता है इस चीज़ को। देखो हलचल है, यहाँ पे पूरा हलचल है, देखो सी वाटर में पूरा हलचल है, जैसे ही ये सी वाटर आके पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, ये उसको रोक देता है, ऐसे कितना जान बचा देता है। कोस्टल इरोजन, मान लो कोस्ट इरोजन हो रहा है, वो सी वाटर से चला जाता है, वो इरोजन से बचाता है, वो जैसे तुम्हारा ट्रीज सोर इरोजन से बचाता है, ये कोस्टल इरोजन होने से बचाता है, समझो। तो इसलिए मैंग्रोव सो इम्पॉर्टेंट बाय प्रोटेक्टिंग द शोर लाइन। शोर लाइन मतलब जहाँ पे है कोस्टल एरियाज, बाय द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन, यानी कि तुम्हारा जो स्टॉर्म होगा उससे भी, और साथ साथ कोस्टल इरोजन भी बचाता है। ये एज अ कार्बन सिंक काम करता है।
आप समझो कार्बन सिंक कैसे काम करता है। तो देखो थोड़ा सा एक लंबा इतिहास बता देते हैं इसका। देखो मैंग्रोव्स एक वेटलैंड है, नंबर 1। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? हाइड्रिक सॉइल। याद आया कुछ? हाइड्रिक सॉइल का खासियत क्या है? खासियत ये है कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन नहीं होता है। याद आ रहा है सभी चीज़? वहाँ पे एरोबिक जो डिकम्पोजिशन मिसिंग है, वहाँ पे केवल एनारोबिक होगा। मैं जानते हो कि एनारोबिक जो होता है वो बहुत कम होता है। एरोबिक की तुलना में एनारोबिक बहुत कम होता है। एरोबिक तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन से जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन वो तो हो ही नहीं रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही नहीं। आर यू गेटिंग? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंग्रोव्स का जो भी मैंग्रोव्स का टुकड़ी होगा, डेट होगा, वो डिकम्पोज होते चला जाएगा। हाँ, समझ गए ना? और वहाँ पे अकोमोडेट कर जाएगा, और वही बाद में लैंड में होता था, उसको पीटलैंड बोलते थे। याद आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, चूंकि हाइड्रिक सॉइल है वहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक कंटेंट जो भी है वो प्लांट डिकम्पोज हो जाएगा, और वही तुम्हारा वेटलैंड का काम करेगा, और वही तुम्हारा कार्बन सिंक हो जाएगा, और वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर कैसे जाता है? यदि डिकम्पोज हो जाता है तो बाहर चला जाता है। बाहर तो तुम्हारा खुद 417 ppm प्रेजेंट है वर्ल्ड में। यानी कि देख रहे हो वेटलैंड कितना काम कर रहा है, मैंग्रोव्स कितना काम कर रहा है कि जो कार्बन जो सिंक है उसको और दबा कर रख रहा है। ये खासियत है। तो आप समझे कि मैंग्रोव्स कैसे तुम्हारा इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक की तरह काम करता है। दूसरा देखो, अब लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ब्रीड्स इन द मैंग्रोव। बोले ना जैसे इस स्टोरी में आते हैं बहुत सारे ब्रीड करने के लिए। अभी स्पॉनिंग ब्रीड था कि नहीं था? अंडा देने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, इंक्लूडिंग मैनी स्पीसीज। बहुत सारे फिश है, फिश में बहुत सारे क्रैब है, श्रिम्प है, मोलिसेस है, सी टर्टल्स है, बहुत अलग अलग प्रजाति वहाँ पर रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कह सकते हो सिंपल। ट्रीज अब देखो, अब वहाँ पे जो भी ट्रीज है मैंग्रोव्स, वो गजब बात है, वो नेस्टिंग के लिए काम आता है, ब्रीडिंग के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, वो रुकने के लिए काम आ जाता है। इतना बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर, इतना हैबिटेट्स, नीच रिक्वायरमेंट्स। हाँ, नीच एज ए नीच काम होता है वहाँ पे। नीच मतलब समझते हो? प्रोफेशन, कुछ हैबिटेट में प्रोफेशन, यानी कि सब लोग आकर वहाँ परफॉर्म करते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि इकोटोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे एज स्पीसीज और एज इफेक्ट होता है। याद आ गया सभी चीज़? तो बिल्कुल ये तो इकोटोन ही है, क्योंकि ट्रांजिशनल एरिया के बीच में पाया जाता है। दे आर ब्रीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड फॉर मैनी कमर्शियल इंपॉर्टेंट फिशेज। जो फिशेज के लिए वहाँ पे प्रजाति फिशेज को एकदम बेस्ट है, और इससे फार्मर्स को बहुत फायदा होता है, और एक्सप्लोर करके अपना फार्मर्स बेचता है और इकोनॉमिक वैल्यूज कमाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स, तो वही ऊपर का ही चीज़ है, तुम्हारा आगे खींचा है कि मैंग्रोव्स देखो इतना ही नहीं, बायोडाइवर्सिटी में तो हेल्प किया है, साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका जो वुड है ना, वुड लकड़ी तुम्हारा क्या कि कंस्ट्रक्शन के तौर पे बहुत तगड़ा वुड ही होता है। सड़ने गड़ने वाला वैसा नहीं होता, वुड ही होता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन के टाइम में काम आता है। और जो फ्यूल, जो नीचे जो फ्यूल मिल रहा है तुमको, हाँ, या फिर ऊपर जो भी फ्यूल मिल रहा है उसको तुम यूज़ कर सकते हो। बहुत तगड़ा होता है इसका, रिलायबल सोर्स ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूल। ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारा वुड है वो क्या होता है, प्योरली रेजिस्टेंस होता है, गजब का हार्ड, सॉफ्ट होता है, बहुत सख्त होता है। प्लांट जो एक्सट्रैक्ट करते हो तुम, लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। यानी कि मैंग्रोव्स में जो छोटे छोटे पौधे मिलेंगे तुमको वहाँ पे, उसको यूज़ करके मेडिसिनल फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है, मेडिकल में भी यूज़ होता है वो चीज़। कितना इंपॉर्टेंट देखो, जो लीव्स होते हैं वो तो तुम्हारा एनिमल फडर के लिए भी यूज़ होता है मैंग्रोव्स का। एनिमल फडर वही चारा के लिए, एनिमल लोग खा के खूब न्यूट्रिशियस है, खूब मजा में है। फॉरेस्ट वाटर प्रोवाइड्स लोकल फिशरमैन, देखो बोल तो रहे जो फॉरेस्ट वाटर से, ये जो तुम्हारा जो भी एरिया मैंग्रोव्स में, क्योंकि मैंग्रोव्स क्या है, ब्रीडिंग ग्राउंड है। मैंग्रोव्स की वजह से क्या होता है, बहुत सारे वहाँ वेटलैंड बन गया तो बहुत सारे वो क्या आ रहे हैं, प्रजाति हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। तो एक बहुत बेस्ट तुम्हारा वहाँ पे तुम्हारा सप्लाई ऑफ फिश है, क्रैब्स है, सेलफिश है, और वहाँ पे तुम्हारा क्या फिशरमैन इसको एक्सप्लोर करके बेचता है। और दूसरी बात क्या कि मैंग्रोव्स इको टूरिज्म को प्रमोट करता है। इतना कुछ है। देखते हैं अब भारत का, देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ मैंग्रोव्स है। तुमको मज़ा आ रहा है ना जी, समझ रहे हो ना सब चीज़ को? इकोलॉजी है जी, डूब जाओ। हाँ, बिना इंटरेस्ट का ना, देखो बिना इंटरेस्ट का कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। बोर्ड होके पढ़ोगे या पढ़ाओगे मज़ा नहीं आएगा। हमको कॉन्सोनेंस में जाना ही होगा, भूल जाओ क्या हो रहा था, फॉरगेट है, सब दुख भूल जाओ, जोक दो हम तो जोक देते हैं, भूल जाते हैं हम। देखो मैंग्रोव्स इन इंडिया, मैंग्रोव्स क्या है इंडिया में, सुंदरबन देखो वर्ल्ड का, मैं यदि बात करूँ लैंड के टर्म्स में वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ है, तो सुंदरबन में है। और सुंदरबन डेल्टा जानता है क्या होता है सुंदरबन डेल्टा, ये देखो वाला
गंगा, गंगा आएगा तुम्हारा, गंगा कहाँ से चलती है? उत्तर प्रदेश काटते हुए, बिहार काटते हुए, झारखंड काटते हुए बंगाल, और बंगाल से तुम्हारा बे ऑफ बंगाल। इधर से एंट्री हो रहा है गंगा का और उधर से ब्रह्मपुत्रा का, दोनों जहाँ मिलाप होगा वहाँ बहुत बड़ा ग्रेट डेल्टा बन जाएगा। और ज़्यादा ग्रेट डेल्टा तुम्हारा बांग्लादेश में है, कुछ पार्ट हमारे पास भी है, जो हमारे पार्ट है वही तो सुंदरबन डेल्टा है। और वो तुम्हारा ब्रीडिंग ग्राउंड है किसके लिए? तुम्हारा सबसे फेवरेट दोस्त रॉयल बंगाल टाइगर, यस, एंड सलाइन क्रोकोडाइल्स, समझे? दोनों तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तुमको याद दिला रहे हैं हम कि तुम्हारा कौन कौन बेस्ट फ्रेंड है। देखो, मैंग्रोव सब सुंदरबन आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। बताओ, वर्ल्ड का है जी, इंडिया तो छोड़ो, इंडिया का तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन डेल्टा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ना। और देखो, डेल्टा का खासियत क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया। और यही कारण है कि बांग्लादेश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे कंड्यूसिव है पॉपुलेशन के लिए वो जगह। डेल्टा है, एलुवियल सोइल है, का है गंजेटिक प्लेन में इतना लोग बसे हुए हैं यहाँ एलुवियल सोइल के वजह से। इसलिए सर यहाँ इंडस्ट्री कम लगती है। हाँ, बहुत अच्छा, इसलिए नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा संपत्ति है ना एलुवियल सोइल, इसलिए कम लगते हैं, बिल्कुल कम लगेंगे। इंडस्ट्री कहाँ लगेगा? जहाँ एरिया बैरन हो, लैंड बैरन हो, फर्टाइल ना हो सकता है और भी बहुत सारा जगह। इसलिए बिहार में भी तुम्हारा दलील तो दिया जाता है। अब बात सही भी है, मगर फिर भी तो कोई दूसरा सोल्यूशन होना चाहिए था इंडस्ट्री के लिए। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हो ना, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा तब तक फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? ये भी तो अपने आप में चैलेंज है बिहार के लिए। दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट फेमस किसके लिए है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए और तुम्हारा सॉल्ट क्रोकोडाइल के लिए। सॉल्ट होगा जी, क्योंकि क्रोकोडाइल पूरा सॉल्ट टॉलरेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया तुम्हारा सबसे बड़ा कहाँ इसके लिए। तो अब देखते हैं कि जो मैंग्रोव्स तुम्हारा भितरकनिका, कभी बात हुआ था इस क्लास में, भितरकनिका उड़ीसा में जी बताए थे, ये तुम्हारा सेकेंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कंटिनेंट का। यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट समझते हो, इंडिया और इंडियन सब कंटिनेंट में अंदर समझते हो ना जी। हिमालय से जो नीचे आया सब इंडियन सब कंटिनेंट है। श्रीलंका भी इंडियन सब कंटिनेंट है, पाकिस्तान भी इंडियन सब कंटिनेंट है। यानी कि हिमालय जो काट दिया, हिमालय से नीचे जो भी नेशंस पड़ेगा वो सब इंडियन सब कंटिनेंट है। इंडिया और इंडियन सब कंटिनेंट में ये अंतर है, समझे ना। हिमालय से हमको बचा कर रखा है। देखो, तो जो भितरकनिका तुम्हारा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कंटिनेंट में। और क्या है? आर द मोस्ट स्पीसीज रिच मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। और इंडिया में यदि स्पीसीज रिच बोलोगे, जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है वो सुंदरबन डेल्टा से भी ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। वो तो लैंड वाइज है, मैं स्पीसीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, डाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी के बारे में कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कौन है? भितरकनिका है, उड़ीसा में जो पाए जाते हैं। और भी बहुत सारा है। जो मैंग्रोव्स तुम्हारा पिचावरम में और बेदरैयान में जो तमिलनाडु का है वो डिग्रेडेड हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों? अरे भाई, वहाँ पे एक्वाकल्चर पॉन्ड्स बन रहा है, सॉल्ट पैन्स बन रहा है। एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है? वही जो देखते होगे रिवर में तुम्हारा क्या है, एक मछली पालन के लिए बना दिया गया गोला घेर के, उसकी वजह से क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये सब एक्टिविटी की वजह से तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा मैंग्रोव्स है तमिलनाडु का, चाहे पिचावरम हो तुम्हारा या बेदरयान हो, ये इम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पे। आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ देखो, यहाँ तुमको बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। तो अब इसमें पूरी तरीके से बात है अलग अलग जगह का, कहाँ कहाँ भारत में पाया जाता है। देखो, गुजरात का यदि मैं बात करूँ तुमसे, तो गुजरात में नॉर्थ वेस्ट कोस्ट है। नॉर्थ वेस्ट कोस्ट समझ रहे हो तुम? नॉर्थ और वेस्ट इस साइड में। तो देखो, तो ये तुम्हारा गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। देखो, गल्फ ऑफ कच्छ में और कोरी क्रीक समझ गए, जो हम तुमको बोले थे ना, जो एरिया से क्रीक है निकला हुआ है, वही में तुम्हारा क्या है? मैंग्रोव्स यहाँ पाए जाते हैं। यानी कि हमारे नॉर्थ वेस्ट यदि मैं बात करूँ तो गुजरात का, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के नॉर्थ वेस्ट गुजरात में पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। होप तो समझ में आ गया होगा। तो एक तुम्हारा क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ देख लो डायग्राम, गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है। और तुम्हारा क्या है? कोरी क्रीक है। अभी ओवरऑल भी बताऊंगा, अभी डायग्राम आएगा एक। देखो, यदि मैं साइज का बात करूं, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोग को, हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं, डोंट वरी। साइज के बारे में बात करूं मैं, तो मैंग्रोव्स रेंज फ्रॉम बसी ड्रॉप मैंग्रोव्स फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ टू द टॉलर स्पीसीज फाउंड इन द सुंदरबन। बोला है कि एक समान नहीं होता है, कोई मैंग्रोव्स में बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है और कोई मैंग्रोव्स बहुत छोटा होता है। ड्रॉप मतलब छोटा। यदि मैं बात करूं तुमको कच्छ का, तो कच्छ में बहुत छोटे होते हैं मैंग्रोव्स, उसका साइज बहुत छोटा होता है। बसी होता है बहुत छोटे, समझे ना। और वहीं मैं सुंदरबन डेल्टा का बात करूं तो उसमें बहुत बड़े होंगे। यानी कि मैंग्रोव्स कहना ये नहीं कि मैंग्रोव सब बड़ा साइज का ही होगा या सब छोटा साइज का ही होगा, डाइवर्स
कुछ भी हो सकता हाँ कुछ भी हो सकता है। तो मैंग्रोव्स का रेंज क्या होता है, एक ड्वार्फ मैंग्रोव से भी मैंग्रोव्स भी हो सकता है, टॉलर स्पीसीज भी हो सकता है। टॉलर स्पीसीज सुंदरबन में पाया जाता है, छोटा वाला तुम्हारा गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में पाया जाता है, अभी बताए थे। अंडमान निकोबार सो इम्पोर्टेंट। देखो अंडमान निकोबार में क्या है कि स्मॉल इस्चुरी भी है, लगून्स, ये और सपोर्ट करता है तुम्हारा मैंग्रोव को। वहाँ पे मैंग्रोव का जो फ्लोरा है, फ्लोरा समझ रहे हो ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स वेजिटेशन उसको सपोर्ट करता है। और मैंने जस्ट बोला इस्चुरी में तुम्हारा मैंग्रोव्स पाया जाता है, डेल्टास में तुम्हारा मैंग्रोव्स पाया जाता है। तो यानी कि क्यों नहीं पाया जाएगा, वहाँ पूरी तरीके से होगा। अंडमान निकोबार बना ही ऐसा एरिया है। तो अंडमान निकोबार में तो स्मॉल इस्चुरी सब देखो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अपना रिवर सिस्टम भी है अंदर, और वो तुम्हारा सी से मिल रहा है तुम्हारा वे ऑफ बंगाल से। तो वहाँ तुम्हारा बनाएगा, क्या बनाएगा, इस्चुरी बनाएगा। लेगून्स का मतलब क्या होता है, लेगून्स का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी हमको। एक तुम्हारा देखो लेगून्स का मतलब होता है कि छोटा सी बॉडी बड़े सी बॉडी से सेपरेटेड हो, यानी कि छोटा सी बॉडी है, यहाँ पे है और यहाँ बड़ा सी बॉडी है और बीच में कुछ दूसरा एरिया है, उसको लेगून्स कहते हैं। लेगून्स अलग अलग साइज के भी होते हैं, समझ गए बात को ना। तो ये सब चीज़, ये कहीं ना कहीं ये जो इस्टेब्लिशमेंट है नेचुरल का, इस्चुरीज तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा लेगून्स, ये कहीं ना कहीं मैंग्रोव्स को अनडिस्टर्ब रखते हैं। अभी देखा है ना ऊपर इस्चुरीज में कैसे वो अनडिस्टर्ब था, काम था, काम की वजह से ब्रीडिंग हो रहा था, स्पॉनिंग भी हो रहा था। तो इससे होता फायदा। आप देखो, आप तुमको यहाँ एक चीज़ समझना होगा, कंफ्यूज नहीं होना होगा। देखो कंफ्यूज हो सकते हो। यदि मैं बात करूँ लार्जेस्ट एरिया के बारे में, तो सबसे सुंदरबन मैंग्रोव्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया का बात कर रहा हूँ जी। यस सर। तो उसके बाद क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। एक स्टेट का बात कर रहा हूँ, समझो यहाँ पे, समझो, कंफ्यूज नहीं होना। सुंदरबन डेल्टा यदि मैं बात करूँ कि एरिया वाइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और ऊपर मैंने कहीं जिक्र किया था तुम्हारा किसके बारे में, भीतरकनिका। तो भीतरकनिका के बारे में मैंने क्या बोला था, सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कंटिनेंट का, जो कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी रिच है पूरा इंडिया में। अब तुमको यहाँ एक बात समझना होगा कि यदि मैं तुम्हारा लार्जेस्ट एरिया के बारे में बात करूँ तो तुम्हारा सुंदरबन के बाद अंडमान निकोबार है। यानी कि अंडमान निकोबार में जो एरियाज देखोगे ना, बहुत बड़ा एरिया में तुम्हारा है मैंग्रोव्स, उसके लैंड के हिसाब से। उसका तुम्हारा गल्फ ऑफ कच्छ में है एरिया वाइज, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद भीतरकनिका है। एरिया वाइज है, कितना एरिया कवर किया उस स्टेट में, उस वाइज है तुम्हारा महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब क्या बोल रहा हूँ तो नीचे देख लो, समझ में आ जाएगा तुमको। ये डायग्राम देख लोगे सब समझ में आ जाएगा तुमको। देखो लास्ट वन, देखो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, इसको जूम कर लो। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, देखो सुंदरबन है, सुंदरबन, उसका देखो उड़ीसा, देखो उड़ीसा का तुम्हारा महानदी, क्योंकि एक रिवर होगा तो महानदी रिवर तुम्हारा बे ऑफ बंगाल से मैच कर रहा है, तो वहाँ बन गया तुम्हारा मैंग्रोव्स। कृष्णा गोदावरी है तुम्हारा, वहाँ मैच किया और तुम्हारा बे ऑफ बंगाल से मैच किया, बन गया वहाँ पे कृष्णा गोदावरी। नीचे देखो कावेरी डेल्टा बना रहा है वहाँ पे, वो तुम्हारा बे ऑफ बंगाल से मैच कर गया, बन गया मैंग्रोव्स वहाँ पे। ये सभी तुम्हारा क्या है, मैंग्रोव्स है भारत का। और अंडमान निकोबार देखो कितना बड़ा एरिया कवर है मैंग्रोव्स का, दिखा कि नहीं दिखा। तो वही अंडमान निकोबार तुम्हारा आइलैंड मैंग्रोव्स है। इसका तुम गोवा देख लो, गोवा मैंग्रोव्स भी वहाँ पे, रत्नागिरी मैंग्रोव्स है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा कहाँ पे है, तुम्हारा रत्नागिरी तुम्हारा यहाँ महाराष्ट्र में है। और ऊपर जो बोले थे अभी तुमको मैंग्रोव सब गुजरात देख लिए, जो गल्फ ऑफ कच्छ में है। और ऊपर तुम्हारा क्रिक में भी है, लोडी क्रिक, ऊपर वाला एरिया। क्रिक मतलब क्या होता है, जो एक्सटेंडेड पोर्शंस है लैंड का, वो सी बॉडी को या वाटर बॉडी को टच करे। समझ गए ना। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। होप सो समझ में आ गया होगा।